नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है टाइम कोड 2045। दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने वर्तमान समय से भूतकाल में चले जाएं या फिर वर्तमान से अपने भविष्य काल में चले जाएं। दोस्तों, ऐसा ही आज की कहानी में होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये कहानी, तो बने रहिए कहानी में। तो कहानी की शुरुआत करते हैं साल 2045 से। दिल्ली की एक अंधेरी लैब में एक नौजवान ईशान मेहरा अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक मिशन की तैयारी कर रहा था, जिसका नाम था टाइम मशीन। पिछले 8 सालों में वो दिन रात इसी पर काम कर रहा था। उसका सपना था समय में यात्रा करना, यानी कि अपने वर्तमान समय से अपने भविष्य में चले जाना। लेकिन उसके इरादे किसी इतिहास को बदलने के नहीं थे दोस्तों, बल्कि कुछ खोए हुए सवालों के जवाब ढूंढने थे। उसके जवाब ये थे दोस्तों, ईशान के पिता एक साइंटिस्ट थे जो 2025 में एक अजीब हादसे में मारे गए। सरकार ने इसे एक एक्सीडेंट बताया, लेकिन ईशान को यकीन नहीं था। उसे लगता था सच्चाई कुछ और ही है जो वो जानना चाहता है दोस्तों। इसीलिए अपने वो वर्तमान या फिर भूतकाल में जाकर पता करना चाहता है एक्चुअल में अपने पापा के साथ हुआ क्या था। तो दिन पहला शुरू होता है दोस्तों, और अपनी मशीन का पहला एक्सपेरिमेंट वो करने जा रहा था। जैसे ही मशीन तैयार हुई, ईशान ने एक घड़ी को मशीन के ऊपर रखा और टाइम सेट किया 10 मिनट पहले का, यानी कि अभी वर्तमान है, अभी जो प्रेजेंट टाइम उसका चल रहा है, अभी जो 10 मिनट पहले जो कर चुका है वो वही वापस दोहराना चाहता है। उसने अपनी घड़ी को टाइम मशीन पे रखा, बटन दबाया, मशीन की स्क्रीन चमकी और घड़ी गायब हो गई। ठीक 10 मिनट बाद उसी जगह घड़ी फिर से प्रकट हुई। अब उसमें 10 मिनट पीछे का टाइम था। ईशान पागलों की तरह हंस रहा था दोस्तों, क्योंकि उसकी मशीन काम कर रही थी। उसका पहला एक्सपेरिमेंट था और वो एकदम अच्छे से काम कर रहा था। तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोस्तों, डे 7 आता है और इस डे 7 की ईशान की एक पहली यात्रा आज होने वाली थी। अब बारी थी खुद के सफर की। उसने 2025 का समय सेट किया, जिस दिन उसके पिता की मौत हुई थी। जैसे ही टाइम मशीन चालू हुई, उसे चक्कर आने लगी दोस्तों। चारों तरफ रोशनी की लहरें दौड़ने लगी और अगले पल वो दिल्ली की सड़कों पर अकेला खड़ा था। साल 2025 में उसने खुद को छिपाते हुए अपने पिता की लैब तक पहुंचा। वहां उसने देखा उसके पिता किसी डाटा को ट्रांसफर कर रहे थे और उसी वक्त एक ब्लैक एसयूवी में कुछ लोग आए और लैब को चारों तरफ से घेर लिया। ईशान ने दौड़कर दरवाजा खोला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ब्लास्ट हुआ और सब राख हो गया। लेकिन ईशान ने एक आदमी को भागते हुए देखा। उसके हाथ में वही हार्ड ड्राइव थी जिसमें डाटा था। अब ईशान का मिशन शुरू हो गया था दोस्तों, उस हार्ड ड्राइव की सच्चाई का पता करना और यह जानना कि उसके पिता की हत्या के पीछे कौन था। लेकिन जैसे ही वो मशीन में वापसी के लिए गया, वो आदमी नकाब पहने हुए उसे देख चुका था। आदमी पूछता है ईशान से, तुम कौन हो? ईशान कुछ कहता उससे पहले ही उस आदमी ने गोली चला दी। ईशान किसी तरह मशीन में कूद गया और मशीन को चालू कर दिया। जब वो अपने वापस 2045 में लौटा तो दुनिया बदल चुकी थी दोस्तों। ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। सड़कें वीरान थी, आसमान में ड्रोन उड़ रहे थे और हर दीवार पर एक ही नाम लिखा था, जीरा क्रो, वन वर्ल्ड वन रूल। ईशान समझ चुका था उसने टाइमलाइन बदल दी थी। जेरा क्रॉप एक ताकतवर कॉर्पोरेशन जिसने एआई की टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया पर कब्जा कर लिया था, और ये सब उस डाटा की वजह से हो रहा है जो ईशान के पिता जहां ट्रांसफर कर रहे थे उस पेन ड्राइव की वजह से हो रहा था दोस्तों। जैसे ही वो अपनी पुरानी लैब में पहुंचा, जेरा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में डाला गया जहां मशीनों से इंसान को कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन वहां उसकी मुलाकात एक और कैदी से हुई, आर्या। आर्या एक रेजिस्टेंस फाइटर जो जेरा के खिलाफ लड़ रही थी। आर्या ने बताया कि उसी डाटा के जरिए जेरा ने पूरे सिस्टम को हैक किया था। अगर मैं समय में जाकर उस डाटा को रोक दूं तो ये सब बदल सकता है। आर्या ने कहा, ये कैसे हो सकता है? हम अपने वर्तमान से अपने भविष्य या भूतकाल में कैसे जा सकते हैं? पागल हो क्या? ऐसा कभी होता है कभी? तो ईशान ने कहा, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। मैं उसी मशीन के जरिए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ क्योंकि मेरा वर्तमान समय कुछ और ही था। मैंने एक मशीन बनाई है जिससे हम अपने भूतकाल और भविष्य काल में जा सकते हैं। उसने सारी बात बताई, उसने किस लिए इस मशीन को बनाया, तो आर्या भी समझ जाती है। आर्या और ईशान किसी तरह भाग निकले। उन्होंने एक टाइम मशीन को रीएक्टिवेट किया और ईशान ने फैसला किया कि वो इस बार 2015 में जाएगा, जब उसके पिता ने जेरा को डाटा देना शुरू किया था। जब वो मशीन में बैठे तो कोई खराबी के कारण मशीन ऑटोमेटिक चल पड़ी और वो ऐसी जगह पहुंचे जहां चारों तरफ धूल फैली हुई थी। एक जोरदार झटका लगा और दोनों जमीन से टकराए। ईशान ने आंखें खोली तो सामने खुला मैदान था
गर्म हवा चल रही थी और आसमान सुनसान नीला। दूर तक कोई टेक्नोलॉजी, कोई साउंड नहीं, बस मिट्टी और हवाओं की आवाज। आर्या पास ही पड़ी थी, होश में आने की कोशिश कर रही थी। दोनों उठकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ हैं, कौन सी जगह पर हैं, और मशीन का कोई नामो निशान नहीं था। अचानक घोड़ों की आवाज सुनाई दी। 6-7 आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगे। चेहरे पर तेज खतरनाक नजरें और हथियार लिए हुए, उनके कपड़े पुराने जमाने के, आंखों में संदेह और चाल में गुस्सा। बिना कुछ कहे 2 लोगों ने ईशान और आर्या को पकड़ा, उनके हाथ पीछे बांध दिए और उन्हें घसीटते हुए जंगल के अंदर की तरफ ले गए। रास्ता उबड़-खाबड़ था, झाड़ियां और मिट्टी उनके कपड़ों से चिपक रही थी। आखिर में उन्हें एक पुरानी हवेली के पास लाया गया। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन उनके अंदर हलचल थी। हथियारों की आवाज, लोगों की फुसफुसाहट और बीच में बैठा एक आदमी, भारी दाढ़ी वाला, घनी आंखों वाला, सख्त चेहरा और तेज निगाहें। सभी उसे सरदार कह रहे थे। ईशान ने उसकी तरफ देखा और उसकी सांस जैसे थम गई। वो चेहरा, वो आंखें, वो शक्ल, सब कुछ उसकी यादों से जुड़ी हुई थी। वही पुरानी तस्वीर, वही चेहरा जो घर की एक पुरानी एल्बम में देखता था ईशान। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसके सामने जो खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि उसका दादाजी था। ईशान कुछ सोचकर बोला, आज कौन सा साल है? सरदार बोला, क्यों, तुम्हें नहीं पता? ये 1940 है। ईशान की धड़कन तेज हो गई और बोला, मेरा नाम ईशान है और मैं भविष्य से आया हूँ। साल 2045 से, ये हड़बड़ाते हुए ईशान बोल रहा था। बलबीर ठाका मारकर हंसा। बलबीर उसी सरदार का नाम था जो ईशान का दादा था। बलबीर बोला, भविष्य से? फिर ईशान बोला कि मैं आपका पोता हूँ। अब समझ आया पापा आपसे इतनी नफरत क्यों करते थे, क्योंकि आप डाकू थे और पापा को आपका ये काम पसंद नहीं था। सरदार बलवीर सिंह थोड़ा सा हैरान हो गया और सोचने लगा, इसको कैसे पता ये सब? सही से जानने के लिए सरदार फिर से हंसा और बोला, तू कह रहा है तू मेरा पोता है? अरे बेवकूफ, मेरा बेटा तो ये रहा अमन, सिर्फ 12 साल का है। इसकी अभी शादी भी नहीं हुई है और तेरे जैसा 25 साल का पोता कहाँ से आ गया? ईशान की आंखें नम हो गई। उसने जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकाला जिसमें बलवीर की वही पुरानी तस्वीर थी। ईशान बोलता है, आपका नाम बलवीर ठाकुर है ना? आप कभी किसान थे, फिर एक झूठे मुकदमे के कारण आपको डाकू बनना पड़ा। आपके बेटे अमन ने आपको कभी माफ नहीं किया दादाजी। वो आपको भूलना चाहता था, लेकिन माँ कहती थी कि वो अक्सर आपकी तस्वीर छुपा कर देखा करता था। माँ बताती थी कि आपके नाम पर वो हमेशा चुप हो जाते थे। बलवीर का चेहरा सफेद हो गया ये सुनकर। ईशान आगे बोला, मैं आपका पोता हूँ। मैं जानता हूँ ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है। मैंने टाइम मशीन बनाई थी, उसी के जरिए यहाँ आ गया, गलती से इस दौर में। बलवीर अब सन्न रह गया था। धीरे से उठा, लड़खड़ाता हुआ ईशान के पास आया और एकदम से गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। बलवीर ठाकुर बोलता है, बेटा मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मेरे फैसले, मेरे कर्म इतने दूर तक असर करेंगे। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे खुदा ने मुझे एक मौका दिया है सब कुछ समझने का। ईशान भी टूट गया और बलवीर को कसकर पकड़ लेता है। ईशान बोलता है, मैं वापस जाना चाहता हूँ दादाजी, सब कुछ बदलना चाहता हूँ। पास में आर्या खड़ी थी, वो बहुत ही डरी हुई और सहमी हुई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे अपने टाइम में जाना है, हम दोनों चलते हैं यहाँ से। ईशान ने नीचे देखा, फिर आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, अब ऐसा नहीं हो सकता आर्या, मुझे माफ कर दो। मशीन तो गायब हो चुकी है, उसी से हम जा सकते थे, अब वो भी नहीं रही। अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है ताकि हम घर जा सके। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई बोली, ऐसा मत बोलो, कुछ तो रास्ता होगा। ईशान थोड़ी देर चुप रहा, सोच में डूबा। तभी उसकी नजर अपने हाथ में बंधी घड़ी पर पड़ी। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और उसे याद आया, जब उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया था घड़ी के ऊपर, तो उसमें से कुछ लेजर्स घड़ी के अंदर भी आई थी, जिससे ये घड़ी भी टाइम ट्रेवल के जरिए ये टाइम ट्रेवल में काम आ सकती है। लेकिन उसने जोश में कहा, आर्या ये देखो, ये घड़ी, इसमें भी टाइम ट्रेवल का फीचर है। मैंने मशीन बनाते वक्त इसका मिनी वर्जन बनाया था। वो जल्दी से घड़ी उतारकर आर्या के हाथों में थमाते हुए बोला, तुम ये घड़ी लो और फौरन निकलो यहाँ से, ज्यादा वक्त नहीं है। आर्या ने हैरान होकर पूछा, पर हम दोनों, मैं अकेली क्यों? ईशान ने गंभीर होकर जवाब दिया, इस घड़ी से एक बार में सिर्फ एक ही इंसान टाइम ट्रैवल कर सकता है। मुझे यहीं रहना होगा, मैं खुद को संभाल लूंगा, तुम बस निकलो प्लीज। आर्या ने घड़ी ईशान की हथेली में वापस रख दी और सख्त लहजे में बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जाओ। अगर मैं चली गई तो तुम्हें वापस नहीं ला सकूंगी, लेकिन तुम अगर चले गए तो तुम नई मशीन बनाकर मुझे यहाँ से वापस ले जा सकते हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। इसलिए तुम जाओ ईशान,
मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे भरोसे। ईशान कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके चेहरे पर एक डर साफ दिखा। वो चारों तरफ देखने लगा। आर्या, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। उन डाकुओं में से एक डाकू तुम्हें गलत नजरों से देख रहा है। मैं जानता हूँ मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगा। आर्या ने उसकी बात थामते हुए कहा, इसलिए तो कह रही हूँ तुम जाओ जाओ और मुझे वापस ले जाना। मैं इंतजार करूंगी। आर्या ने ईशान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो थम चुकी थी। उसने ईशान का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, अगर मुझसे थोड़ा भी प्यार है तो मेरी कसम खाकर जाओ, तुम्हें जाना ही होगा। ईशान ने उसकी आंखों में झांका। आर्या की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उस डर की वजह भी वो जानता था कि एक डाकू लगातार आर्या को घूर रहा है। उसकी नजरें साफ इरादे बयां कर रही थी। ईशान का दिल कांप उठा, लेकिन फिर उसने घड़ी को एक्टिवेट किया और आर्या की तरफ आखिरी बार देखकर फुसफुसाया, मैं वादा करता हूँ तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। एक चमकदार रोशनी फैली और पल भर में ईशान 2045 में अपने कमरे के बीच खड़ा था। लेकिन ये क्या दोस्तों, कुछ बदला हुआ था। दीवार पर टंगी उसके पापा की तस्वीर पर अब फूलों की माला नहीं थी। घर में रखी चीजें अपनी जगह से हट चुकी थी। ईशान हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसके अलावा तो इस घर में कोई रहता ही नहीं। तो ये सब किसने चेंज अप किया? क्या उसने कोई टाइमलाइन बदल दी थी? क्या उसके पापा अब जिंदा थे? क्या वो अतीत में कुछ ऐसा कर आया है जिससे सब बदल गया है? क्या वो आर्या को दोबारा ला पाएगा? क्या वो डाकू आर्या को कोई नुकसान पहुंचाएगा? क्या वो दोबारा टाइम मशीन बना पाएगा? या ये नई कहानी की शुरुआत है? क्या आर्या डाकुओं के चंगुल से सुरक्षित बच पाएगी? क्या वो डाकू वाकई आर्या के लिए खतरा है या कुछ और प्लान है उसका? क्या ईशान अपने पिता और दादा के बीच की सच्चाई जान पाएगा? क्या समय से खिलवाड़ करने की सजा अब ईशान को भुगतनी पड़ेगी? दोस्तों, जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब, दोस्तों मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ था, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और मुझे कमेंट सेशन में बताना पड़ेगा कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू।